वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डेंगू कैसे प्रेवलेंस हुआ, कैसे रिकर किया हमारे इंडिया में, और भी कई बातें हमने आपको बताई थी। WHO का डिफिनीशन क्या है, डेंगू को कैसे पहचानेंगे, क्या उसके लैब टेस्ट होते हैं, क्या डायग्नोसिस होती है, ये सारी चीज़ें। और ग्रेडिंग पे हमने वो वीडियो रोकी थी, ग्रेडिंग ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन पे। अब आगे इसके बढ़ते हैं कि इम्यूनो रिस्पॉन्स कैसा आता है। प्राय ये भी हमने उस वीडियो में आपको बता दिया था। थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे से मैं बात कर रहा हूँ कि आपको रिवर्ट हो जाए वो चीज़ें, आपको ब्रशअप हो जाए कि प्राइमरी इन्फेक्शन में हमारी इम्यूनोग्लोबिन M बड़ी होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन में इम्यूनोग्लोबिन G बड़ी होती है। ठीक है, एक सीरोटाइप जो वायरस का होता है वो कभी भी दूसरे सीरोटाइप को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब आते हैं लैब टेस्ट पे कि डेंगू का सेरा हमेशा 4 फोल्ड राइज में आता है। इम्यूनोग्लोबिन M प्राइमरी अगर बढ़ी होती है तो प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन G अगर बड़ा होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। वायरल आइसोलॉजी जो होती है सेंसिटिविटी लेस देन 50% होती है, RT-PCR की सेंसिटिविटी मोर देन 90% होती है। और WHO का क्राइटेरिया क्या है लैब डायग्नोसिस का कि कॉमन फ्लूइड सेरेब्रल फ्लूइड में आपको सपोर्टिव सीरोलॉजी में एक्यूट HI टाइट्रेट करेंगे, ग्रेटर देन 12 AT आएगा। कंपेयर करेंगे IgG और IgM का एलाइजा में और पॉजिटिव में। ऑकरेंस होगा सेम लोकेशन टाइम और अदर कंफर्म केसेस में। कंफर्म केस जब आप कर लेंगे तब ये चीजें आप कराएंगे। आइसोलेशन कराएंगे वायरस का सीरम से, डिमॉन्स्ट्रेशन कराएंगे डेंगू वायरस का एंटीजन से ऑटोप्सी केस में, और डिटेक्शन होगा डेंगू वायरस का जीनोम से PCR के थ्रू। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन पे, जो WHO ने रिकमेंड करके रखा हुआ है कि डेंगू फीवर को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो पहला तो हम उसको ओवरऑल असेस करेंगे कि पेशेंट से हम हिस्ट्री लेंगे, जिसमें ये रहेगा कि कब से फीवर हो रहा है, कितने दिनों से बीमार है, क्वालिटी उसकी क्या, क्वांटिटी क्या है, ओरल इनटेक की, असेसमेंट क्या है, वार्निंग साइन का। वार्निंग साइन दैट मींस फ्लूइड लॉस, दैट डायरिया तो नहीं हो रखा है पेशेंट को, मेंटल स्टेटस चेंज तो नहीं है, सीजर नहीं आ रहा है, डिजीनेस नहीं है, पेशेंट लेथार्जिक नहीं है, पेशेंट को कहीं से एक्टिव ब्लीड नहीं हो रहा है, यूरिन आउटपुट पेशेंट का कितना है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कितना है, वॉल्यूम कितना है, लास्ट टाइम वॉइड कितना हुआ था पिछली बार पे, लास्ट मतलब ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे पहले उसने यूरिनेशन किया, 3 घंटे पहले यूरिनेशन किया, कितने दिन पहले यूरिनेशन किया। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसकी फैमिली हिस्ट्री में रहेगा या उसके नेबरहुड में रहेगा कंडीशन में, कहीं इन्फेसी तो नहीं है, प्रेगनेंसी किसी फैमिली में तो नहीं है, कि ओबेस कितना है पेशेंट, या ओबेसिटी की हिस्ट्री तो नहीं है फैमिली में, डायबिटिक हिस्ट्री नहीं है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है। ये चीजें हम उसको लेंगे ओवरऑल असेसमेंट में। और उसके बाद ये तो रिटन मटेरियल हमने पेशेंट से पूछ के बता दिया। अब दूसरी चीज जो हम पेशेंट को सामने से देख के चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट मेंटल स्टेटस का जो मैंने बताया, उसको सीजर नहीं आ रहा है, लेथार्जिक नहीं है, डिजीनेस नहीं है, हाइड्रेशन स्टेटस डिहाइड्रेटेड है, रिहाइड्रेटेड उसको करना पड़ेगा या क्या है पेशेंट। हीमोडायनेमिकली स्टेटस उसका चेक करेंगे, हेमाटोक्रिट कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, RBCs कितनी है, प्लाज्मा कितना है, सब कुछ वहां चेक करेंगे। फिर टेकोनिया चेक करेंगे, ब्रीदिंग प्लूरल एफ्यूजन चेक करेंगे, एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, हेपेटोमेगाली नहीं है, आपका साइटिस नहीं है। ये सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। ट्रंक टेस्ट कराएंगे, रैशेस नहीं है, कहीं से ब्लीड नहीं हो रहा है। ट्रंक टेस्ट अगर निगेटिव आता है पिछला, उसके बाद हम रिपीटेड ट्रंक टेस्ट उसका कराते रहेंगे हर 1-2 दिन बीच लगा के, कि हमको प्रॉपरली पता लग जाए। अगर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं है तब भी ट्रंक टेस्ट कराना ही कराना है। ओवरऑल असेसमेंट में CBC है, ये टेस्ट है सारे, LFT, KFT, ब्लड कल्चर, इलेक्ट्रोलाइट का CBC, ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हर एक अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उस पे जाके चैनल पे देख सकते हैं उन वीडियोस को, CBC, LFT, KFT के वीडियो को। वहां बहुत डिटेल में समझा के रखा हुआ है कि किस किस कंपोनेंट के बढ़ने से क्या होता है, किस कंपोनेंट के कम होने से क्या होता है। ये ओवरऑल असेसमेंट में आप टेस्ट कराएंगे CBC का, उसमें प्लेटलेट काउंट देखेंगे। प्लेटलेट काउंट अगर 1 लाख से नीचे है, 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर है, तब उसको आप ट्रीट करेंगे एज अ डेंगू। हेमाटोक्रिट चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट उसका देखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये चीजें, क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, बाइकार्बोनेट लेवल देखेंगे, BSR देखेंगे, LFTs चेक करेंगे, उसका यूरिन कल्चर, यूरिन का एनालिसिस, ब्लड ग्रुप उसका क्या है, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। उसके बाद जब आपने उसको एसेस कर लिया, डायग्नोस कर लिया, टेस्ट करा लिए, तब डायग्नोसिस के और इवैल्यूएशन, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फुल बॉडी काउंट, ब्लड काउंट और हेमाटोक्रिट के बेसिस पे आप ये कंफर्म करेंगे कि ये केस डेंगू का है या नहीं है। अगर डेंगू का केस है तब पहला काम आपका होगा उसका फेज असेस करना, फेब्राइल फेज है, क्रिटिकल फेज है या रिकवरी फेज है, वार्निंग साइन उसकी बॉडी में प्रेजेंस है या नहीं है, पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल एंड हेमाटोक्रिट लेवल क्या है, पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है नहीं है, पेशेंट इमरजेंसी में है, उसको इमरजेंसी में शिफ्ट करना है या कहीं दूसरी जगह हायर सेंटर पेशेंट को रेफर करना है।
पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, पहली चीज तो वेलबींग चेक करते हैं, वेलबींग दैट मींस ऑल सारे वाइटल्स, और उसका जीसी स्कोर हम चेक करेंगे, फीवर चेक करेंगे, पल्स प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट चेक करेंगे, पेशेंट को वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, पेशेंट को लूज स्टूल तो नहीं है, डायरिया नहीं है, ओरल इंटेक पेशेंट का कितना है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है, पेशेंट का ब्लड काउंट स्पेसिफिकली हेमाटोक्रिट कितने हैं, ये सारी चीजें हम पेशेंट की चेक करेंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट का डिसीजन कैसे लेते हैं। हमने ये सारी चीजें पता कर ली, पेशेंट को चेक कर लिया, बता लिया। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड अदर सर्कमस्टेंसेस, पेशेंट को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। ग्रुप ए, जो पेशेंट को हम ओपीडी में मेडिसिन लिख के घर भेज देते हैं। दूसरा पेशेंट है वो जिसको हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन हाउस हम ट्रीट करते हैं अपने यहाँ एडमिट करके। तीसरा जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है और अर्जेंट रेफरल चाहिए, उसको तुरंत ही हायर फैसिलिटी में भेजना है। अगर वो फैसिलिटी आपके ऊपर अवेलेबल नहीं है तो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन गो फॉर दैट। अब ग्रुप ए जो ओपीडी के पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो होम केयर कार्ड बनेगा डेंगू का, एडिक्वेट बेड रेस्ट बताना है उनको, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक रहेगा, मोर देन 5 एवरेज साइज अडल्ट एंड अकॉर्डिंगली टू द चाइल्ड। बट वन मोर कॉशन, कभी भी प्लेन वाटर नहीं पीना है। उस प्लेन वाटर में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के पीना है, क्योंकि प्लेन वाटर अगर आप पीते हैं तो वो फिर ऑस्मोसिस को जनरेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस कराता है बॉडी में। मिल्क, फ्रूट जूस, कॉशन विद द डायबिटिक पेशेंट, ये फ्रूट जूस का थोड़ा डायबिटिक पेशेंट को ध्यान देना है। एंड आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ओआरएस और बार्ली और राइस वाटर। वी बिलोंग फ्रॉम द ईस्टर्न यूपी, तो यहाँ पे पुराने जमाने में जो घरों में ब्रेकफास्ट बनते थे, अगर किसी के घरों में अभी बनता होगा तो भोजपुरी में उसको कहते हैं माड़ भात, दैट राइस वाटर। उस राइस वाटर को पिलाना है उस पेशेंट को, बिकॉज दैट इज अ रिच कंटेंट ऑफ स्टार्च। प्लेन वाटर अलोन में कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्लेन वाटर नहीं पीना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। 4 से 5 ग्लास कुछ भी पीना है, दैट सपोज टू बी इलेक्ट्रोलाइट। टेक पैरासिटामोल नॉट मोर देन 8 टैबलेट्स पर डे फॉर अडल्ट एंड अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। अब इंटरनेशनली पैरासिटामोल की जो टैबलेट्स यूज होती हैं 500 mg की यूज होती हैं। हम अपने इंडिया में जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 650 mg की। तो इस हिसाब से इसको बैलेंस कर लेना है। 8 mg 8 टैबलेट्स इंटू 500 mg इक्वल टू 4 ग्राम। ये समझ में आ गया। दिन में 4 बार 2-2 गोलियां आप दे सकते हैं 500 mg की। बट इन इंडिया यू हैव टू गिव 1650 इन 4 टाइम्स QH4, बस उससे ज्यादा नहीं देना। दैट नॉट सपोज टू बी मोर देन 4 ग्राम। टैपेड स्पॉन्जिंग करानी है विथ वाटर और कोल्ड वाटर शावर। अब टैपेड स्पॉन्जिंग को ये समझ लीजिएगा, टैपेड स्पॉन्जिंग होती क्या है, लोग क्या करना चालू कर देते हैं, बर्फ का पानी लेके पट्टी लगा के कप सर पे रख देते हैं। ये नहीं करना है। टैपेड स्पॉन्जिंग का मतलब होता है, टैपेड खुद बताता है, टैप वाटर जो पानी नलके में आता है या जो पानी हैंडपंप से चला के सामान्य पानी निकलता है, उस पानी से उसकी स्पॉन्जिंग करनी है, ना कि कोल्ड वाटर से। ये चीजें ध्यान देने वाली है। अदरवाइज सडन फॉल इन टेम्परेचर होता है, पेशेंट तुरंत ही सेप्सिस में चला जाता है। लुक फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस इन एंड अराउंड एट होम एंड एलिमिनेट देम। अपने घर के आसपास ये देखिए कि मच्छर कहाँ पैदा हो सकते हैं। अगर वो ऐसी स्पेस है तो उस स्पेसिस को एलिमिनेट करिए। ये है होम केयर डेंगू का। व्हाट शुड बी अवॉइडेड। अब क्या क्या अवॉइड करना है, कौन कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है पेशेंट्स को। डो नॉट टेक एस्टेसाइक्लिन, एस्पिरिन नहीं देना, मैफेनिक एसिड नहीं देना, आइब्रूफेन नहीं देना और कोई भी एनसेड या स्टेरॉइड्स नहीं देने। जो जर्नल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी एक बहुत ही खास बात है कि अगर कोई भी पेशेंट उसके पास गया और अगर उसको बोला कि मेरे को फीवर है, तो अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के जो देहातों में प्रैक्टिस करते हैं और उनके प्रिस्क्रिप्शन पैड देखेंगे तो उसमें एक ना एक स्टेरॉइड जरूर होगा। चाहे वो बेटामेथासोन हो, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, चाहे वो मेथिलप्रेडिसोलोन हो, चाहे वो ओमनाकार्ट्रेल हो, कुछ ना कुछ स्टेरॉइड वो जरूर देते हैं। तो ये वीडियो पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी डेंगू का पेशेंट है उसे किसी भी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं देना। एंटीबायोटिक्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड दे आर बेस्ट अवॉइडेड। एंटीबायोटिक्स को अवॉइड किया जाता है यहाँ पे। सिर्फ यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट विथ एस्टोमेथाफेन, दैट इज पैरासिटामोल। अब अप्रोच टू द हॉस्पिटल स्टाफ। अब आप घर में ट्रीटमेंट डॉक्टर से मिलके आए, डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी, आप घर में लेके चले आए। फ्लूइड आपने बैलेंस कर लिया, फ्लूइड आप अपनी बॉडी में लगातार खा पी रहे हैं और उसको
देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट इन केस अगर कोई इमरजेंसी डेवलप हो गई तो तुरंत हॉस्पिटल स्टाफ को अप्रोच करिए। अगर आपको कहीं एक्टिव ब्लीडिंग दिख रहा है, बॉडी में कहीं रेड स्पॉट या पैचेस दिख रहे हैं, नोज या गम से ब्लीडिंग हो रही है, वोमिट में ब्लड आ रहा है, ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है, दैट मींस ऑक्यूल्ड ब्लड का स्टूल होगा, हैवी मेंस्ट्रुएशन या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ड्राउसीनेस या मेंटल कंफ्यूजन, सीजर हो रहा है, पेल, कोल्ड या कामी हैंड्स या फीट, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, अगर ये कंडीशन हो रही है घर पे तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल स्टाफ इमीडिएटली। जैसे ही पेशेंट हमारी आईपीडी में आता है, हमारे यहाँ एडमिट होता है, तो हम कैसे उसका अपनी आईपीडी में मैनेजमेंट करते हैं। पहली चीज तो कंपनसेटेड शॉर्ट सिस्टोलिक प्रेशर मेंटेन बट द साइन ऑफ रिड्यूस्ड परफ्यूजन, उसका सिस्टोलिक प्रेशर हम मेंटेन करते हैं। फ्लूइड रिसक्सेनेशन करेंगे आइसोटोनिक क्रिस्टल से 5 to 10 ml पर kg पर आवर 1 घंटे में चढ़ाएंगे। इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हो तो होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हेमाटोक्रिट चेक करेंगे। हेमाटोक्रिट चेक करेंगे, अगर कम आएगा तो क्रिस्टलाइट 5 to 7 ml पर kg पर आवर। अगेन इसके अलावा फिर से ये चढ़ने के बाद फिर हेमाटोक्रिट चेक करेंगे और हाई रिड्यूस करेंगे। ये जो हमने चढ़ा रहे हैं 5 to 7, अगर हेमाटोक्रिट नॉर्मल हुआ ठीक, अगर नहीं नॉर्मल हुआ तो अगेन 3 to 5 2 to 4 आवर्स में चढ़ाएंगे एंड अगेन रिड्यूस करेंगे उसको 2 to 3 ml पर kg पर आवर 2 to 4 आवर्स में। हेमाटोक्रिट अगर कंटिन्यू इंप्रूव हो रहा है, फ्लूइड कैन बी फर्दर रिड्यूस, धीरे धीरे फ्लूइड को हम रिड्यूस कर देंगे अगर हेमाटोक्रिट फर्दर ठीक हो रहा है तो। कंसीडर्ड सिग्निफिकेंस ऑक्यूट ओवर ब्लीड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड बोलस ऑफ फ्लूइड मॉनिटर हेमाटोक्रिट 6 to 8 आवरली, दैट सपोज टू बी 10 to 20 ml पर आवर पर kg फॉर 1 आवर। एक बार पेशेंट हमारे आईपीडी में एडमिट हुआ, हमने उसको बोलस चढ़ाया, हमने उसके लोडिंग डोज चढ़ाई हेमाटोक्रिट्स की, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की, उसके बाद दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम उसको 6 से 8 घंटे बाद चढ़ाएंगे एंड द स्पीड उसकी डबल हो जाएगी 10 to 20 ml पर आवर। इनिशिएट ट्रांसफ्यूजन फ्रेश होल ब्लड, अगर पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा है, अगर हेमाटोक्रिट लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ये दो चीजें करने के बाद, इन्फ्यूज बोलस देने के बाद और उसके बाद उसको सेकेंडरी डोज देने के बाद, तो इमीडिएटली आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन का करेंगे पेशेंट को। अगर हेमाटोक्रिट इंक्रीज हुआ तो बोलस अगेन दीजिए, इंक्रीज करिए फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हेमाटोक्रिट डिक्रीज हुआ तो अगेन ट्रांसफ्यूज करिए होल ब्लड और उसको 48 आवर्स के बाद स्टॉप कर दीजिए। इतने में पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा और आप फ्लूइड फर्दर रिड्यूस कर देंगे। ये ग्रुप सी का पेशेंट है, वो पेशेंट जो इमरजेंसी में एडमिट होता है, जिसको हेमोरेजिक ब्लीड भी होता रहता है। अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, हेमाटोक्रिट 10-20 से ज्यादा है, तो तुरंत ही आरएल या डीएनएस स्टार्ट करेंगे। सपोज टू बी नो एनएस नहीं लगाते, कई जगह मैंने देखा है या मेरा खुद का भी कई हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस है दैट जर्नली एनएस के साथ उसको स्टार्ट किया जाता है। सो यू नो नीड टू स्टार्ट एनएस, ऑलवेज स्टार्ट विद आरएल। उसके बाद हेमाटोक्रिट मॉनिटर करिए, हार्ट रेट मॉनिटर करिए, पल्स प्रेशर मॉनिटर करिए, इनपुट आउटपुट मॉनिटर करिए। इंप्रूव हुआ हेमाटोक्रिट, बीपी राइज किया, इस बोलस को 6 to 7 ml को रिड्यूस करिए 3 ml पर kg पर आवर पे। फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ, डिसकंटिन्यू कर दीजिए 48 आवर्स के बाद। अगर हेमाटोक्रिट राइज किया, पल्स प्रेशर फॉल हुआ, हार्ट रेट राइज हुआ, तब 5 to 10 ml पर kg और चढ़ाएंगे 15 ml तक। अनस्टेबल वाइटल है, सीपी लाइन लगाएंगे, यूरिनरी कैथेटर लगाएंगे, रैपिड फ्लूइड बोलस देंगे। एचसीटी राइज करेगा कोलाइट्स में, एचसीटी फॉल करेगा बीटी में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर फॉल किया हेमाटोक्रिट, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाएंगे। अगर राइज किया तो कुछ नहीं करेंगे, कोलाइडल से उसको चलाते रहेंगे। तो ये 3 कंडीशन होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तीनों कंडीशन हम पेशेंट को एसेस कर लेंगे कि पेशेंट किस तरह से उसके असेसमेंट है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन पे कि डेंगू फीवर को अगर हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। पहला हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशन होता है, इधर उधर से ब्लीडिंग आना चालू हो जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ब्लीडिंग होती है। फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। हाँ, मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि पेशेंट का फ्लूइड ओवरलोड ना हो, नहीं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। असाइटिस है, ये भी ध्यान देना है, प्लूरल इफ्यूजन है, पल्मोनरी एडिमा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, सीवियर शॉक में पेशेंट जा सकता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ARDS हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, नोजोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है। अगर हमने डेंगू फीवर को ट्रीट नहीं किया तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब जो पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, मान लीजिए कोई असाइटिस का पेशेंट है, तो हमको फ्लूइड उस हिसाब से लगाना है कि उसका प्लूरल इफ्यूजन या असाइटिस में कोई इशू ना हो।
इन चीजों को केयर करते हुए लगाना है। अब डेंगू फीवर में क्या करना क्या नहीं करना, ये मेन चीजें हैं। पहली चीज, पर्सनल क्लोथिंग टू रिड्यूस एक्सपोज्ड स्किन। कपड़े पहनाइए, जो एक्सपोज्ड स्किन है उसको कवर अप करिए। इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करिए, स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, क्योंकि डेंगू का मच्छर सुबह ही काटता है, रात को नहीं काटता। लेट आफ्टरनून बेड नेटिंग लगाइए, लिटिल यूटिलिटी के लिए मच्छरदानी का यूज करिए। इन्वायरमेंटल जो करना है, रिड्यूस वेक्टर ब्रीडिंग करिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक एजुकेशन, लोगों में जानकारियां, अवेयरनेस दीजिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको प्रॉपरली करिए, घर के आसपास पानी मत जमा होने चाहिए। ये चीजें हमको करनी है। क्या नहीं करना है, टारगेट बायोलॉजिकल जो काम हम कर सकते हैं, टारगेट लार्वा स्टेज डिजीज इन लार्ज वाटर स्टोरेज कंटेनर। अगर कहीं पानी जमा हुआ है जहां पे मच्छर का स्टोरेज है, तो एक फिश आती है लार्वोरस फिश, गम्बूशिया बोलते हैं, गम्बूशिया मछली आती है, उसको छोड़ दीजिए, सारे लार्वा को खा जाएगी। एंडोटॉक्सिन्स अगर प्रोड्यूस बैक्टीरिया है, बैसिलस, उसको हटाना है। कॉपर क्रस्टेशियन अगर हैं उनको हटाना है। केमिकल में हम इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर कंटेनर में क्लोरीन डालते हैं और भी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जिससे वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। एंड स्पेस स्प्रेइंग करनी है, फॉगिंग करनी है। तो ये चीजें हमने आपको बताई डेंगू के ट्रीटमेंट की, डेंगू कैसे होता है, क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें अगर हम प्रिवेंट करते हैं तो डेंगू का मैनेजमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं, बिना किसी को कोई हिंड्रेंस हुए, बिना किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और प्रकार के फीवर की, हो सकता है मलेरिया और टाइफाइड हो या कोई भी फीवर, उस फीवर की बात करेंगे। आप एक बार सारी वीडियोस को रिफ्रेश कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर टुडे।